हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 का हमारी दुनिया पढ़ने वाले हैं। क्लास 7 का क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 7 का हमारी दुनिया पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 12 का क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, समझे ना। इससे पहले हमने आपको प्ले लिस्ट के माध्यम प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक का क्वेश्चन आंसर करवा दिया हूँ। आज चैप्टर 12 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और उसके बाद पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे और उसके बाद और भी कुछ बच जाएंगे नोट्स, उसको भी मैं करवा दूंगा। आइए, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है, समझें। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की और सब्जेक्ट की नोट PDF सब मिल जाएगा, समझें ना। अगर आप इस चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए, जिसका नंबर है 95 76 39 14 15 वाले नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, समझे ना। अब आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पहले देख लेते हैं। पहला कहता कि वायु दाब को कैसे मापते हैं, तो आप कहिएगा वायु दाब को मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं। फिर कहता कि वायु धाराएं किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु धाराएं यानी एयर करंट कहा जाता है। अब कहता कि पवन किसे कहते हैं, कहिएगा कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने वाली वायु की गति को पवन कहते हैं। अगला कहता कि गर्मी के दिनों में बिहार में चलने वाली पछुआ हवा को क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। कहता है वर्षा का सामान्य रूप क्या होता है, तो आप कहिएगा संघनन। क्या होता है? संघनन। अब आइए इसके प्रश्न अभ्यास पर आते हैं और प्रश्न अभ्यास इसका करते हैं, समझे ना। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, पहला कहता है कि वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली हवा क्या कहलाती है, स्थायी पवन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थायी पवन। कहता है जल वाष्प का जल के रूप में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो आपको पता होना चाहिए संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। अब देखिए कैटरीना क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैटरीना एक चक्रवात है। क्या है? एक चक्रवात है। अब खाली जगहों को भरना है, खाली जगहों को क्या करना है? भरना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। कहता चक्रवात के केंद्र में डैश दाब उत्पन्न होता है, तो आप कहिएगा अधिक दाब उत्पन्न होता है। क्या होता है? अधिक दाब उत्पन्न होता है। अब देखिए अगला कहता है लू एक डैश है, तो आपको पता होगा कि लू एक गर्म हवा है। लू एक क्या है? गर्म हवा है। फिर कहता है ऊंचाई के कारण हवाएं डैश होकर संघनन हो जाती है, तो आपको पता होगा कि यानी ठंडी होकर क्या हो जाती है? संघनन हो जाती है। अगला कहता है विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में डैश वर्षा होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि समवन्हीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? समवन्हीय वर्षा होती है। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। अब इसके क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, समझे ना। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखिए सब प्रश्नों का उत्तर देंगे। कहता है कि मौसम के अंतर्गत किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है, तो आप कहिएगा मौसम के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों का अवलोकन किया जाता है। सबसे पहले आता है तापमान, उसके बाद वर्षा, तब आर्द्रता और उसके बाद वायु वेग होता है, समझे। तो आप अगर एक वाक्य में कहिएगा कि यदि एक वाक्य में कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तात्कालीन दशा क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझे ना। देखिए 2 नंबर कहता है कि जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक हैं, इन सबको लिखना है। तो आप कहिएगा किसी क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या निम्नलिखित हैं? पहला होता है अक्षांशीय स्थिति, उसके बाद कहिएगा समुद्र तट से दूरी, और उसके बाद 3 नंबर कहिएगा पर्वत की दिशा और अवरोध, और 4 नंबर समुद्री धाराओं की दिशा, पवन की दिशा, और उसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई तथा तापमान। समुद्र तल से ऊंचाई तक क्या कहिएगा? तापमान कहिएगा। अब देखिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग क्यों होता है, लिखें। तब किसी भी स्थान का तापमान का आधार, किसी भी स्थान के तापमान का आधार वहाँ प्राप्त होने वाले सूर्य की किरणें हैं। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ का तापमान अधिक होता है, जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहाँ का तापमान कम होता है। अतः स्पष्ट है कि सूर्य की किरणें जो होती है ना उसकी कमी या ज्यादा सीधी तिरछी पड़ने के कारण ही पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग होता है। देखिए पृथ्वी पर तापमान अलग अलग होने का कारण सिर्फ सूर्य का प्रकाश है। जहाँ सूर्य का गर्मी, सूर्य का प्रकाश से सीधा पड़ेगा वहाँ ज़्यादा गर्मी लगेगा, जहाँ तिरछी पड़ेगा वहाँ कम गर्मी लगेगा। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तापमान का प्रभाव मौसम पर पड़ता है, उचित उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। तो आप कहिएगा कि ऐसे तो मौसम को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक यानी अनेक कारक हैं, लेकिन उन सभी कारकों में प्रमुख जो कारक होता है ना वो क्या होता है? तापमान होता है, समझे ना। तापमान को बढ़ाने या घटाने में प्रमुख भूमिका सौर ऊर्जा यानी सूर्य होती है, समझे ना। कारण यह है कि मुख्य रूप से कहिएगा सौर ऊर्जा जिन स्थानों पर अधिक मिलती है वहाँ का वातावरण गर्म होता है
और जहाँ पर सौर ऊर्जा कम मिलती है वहाँ का वातावरण कैसा होता है, ठंडा होता है। तो हम कह सकते हैं कि गर्म और ठंडा वातावरण से वहाँ का मौसम प्रभावित होता है। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन के पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध है, इसका क्या महत्व है। तो आपके यहाँ पृथ्वी पर कुल 5 ताप कटिबंध हैं। विषुवतीय रेखा के दोनों तरफ उष्ण कटिबंधीय हैं। यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, इससे उस रेखा के दोनों ओर का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसके उत्तर में उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध है जो 23.5 डिग्री के कर्क वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तर में एक उत्तर शीत कटिबंध है जो 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त के नाम से जाना जाता है। विषुवतीय रेखा के दक्षिण में एक समशीतोष्ण कटिबंध है, इसे भी 23.5 डिग्री के मकर वृत्त के नाम से जानते हैं या मकर वृत्त कहते हैं। इसके दक्षिण में जो होता है दक्षिण शीत कटिबंध है, इसे 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। इन कटिबंधों का महत्व यह है कि विषुवतीय रेखा के उत्तर दक्षिण उष्ण कटिबंध के पास तापमान अधिक रहता है, समझे, और समशीतोष्ण कटिबंध के आसपास जो तापमान सामान्य रहता है, और उत्तर दक्षिण के पास शीत कटिबंध के पास बर्फ जमी रहती है। इसकी यही विशेषता है, समझे। अब आइए 6 नंबर कहता है वायु में गति के क्या कारण है। वायु में गति के क्या कारण है, तो आप कहिएगा कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी तापमान अधिक हो जाता है वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ चली जाती है, समझे न। इससे वहाँ का निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न दाब को भरने के लिए उच्च दाब के क्षेत्रफल से हवा चल देती है। जिस चाल से हवा चलती है उसी गति को क्या कहते हैं, वायु की गति के कारण कहते हैं। अब ये कहता है कि पवन के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक का नाम सहित वर्णन भी करें, समझे, नाम भी लिखना है वर्णन भी करना है। तो यह पवन के 3 प्रकार होते हैं, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन, समझे ना। अब देखिए सारा किताब में लिखा हुआ है, समझे, आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। कहिएगा स्थायी पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलता है, यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। स्थायी पवन अधिक दाब पेटियों से कम दाब पेटियों वाली की पेटियों की ओर चलता है। जैसे देखिए पछवा पूर्वी हो गया, व्यापारिक पवने हो गया, स्थायी पवने के उदाहरण हैं। अब मौसमी पवने कहिएगा जिस पवन की दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती है उसे मौसमी पवन कहते हैं। यह पवन ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेता है। भारत में मौसमी पवन से ही वर्षा होती है। जैसे कहिएगा मानसून पवने, चक्रवात हो गया, प्रति चक्रवात हो गया, इस तरह इत्यादि हो जाएगा। अब लास्ट में आखिरी है इसका 3 नंबर स्थानीय पवन कहिएगा वर्षा के खास समय और खास भूखंड पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाती है। उदाहरण है कि उत्तर भारत के मैदानी भाग में मई जून महीने में चलने वाली गर्म पछुआ पवन, इसी पवन के साथ कभी कभी लू भी चलता है, समझे। लू का विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है स्थलीय समीर और समुद्री समीर में अंतर स्पष्ट कीजिए, समझे ना। तो आप कहिएगा कि जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो उस हवा को हम क्या कहते हैं, स्थलीय समीर कहते हैं। ठीक इसके उल्टा होता है कौन सा, समुद्री समीर के। ठीक इसके विपरीत जब हवा समुद्र की ओर से स्थल की ओर चलती है तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समुद्री समीर कहते हैं। दोनों में फर्क और क्या है, कहिएगा स्थलीय समीर सदैव रात में चलता है और समुद्री समीर सदैव दिन में चलता है। तो फर्क इसका यही है, इसी में इसका अंतर है। अब चक्रवात क्या है, इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तब के तूफानी हवाओं के अति शक्तिशाली भंवर को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के प्रभाव से भारी आंधी आती है और जनजीवन को काफ़ी कुप्रभावित रहती है। हवा नाचते नाचते काफ़ी ऊंचाई पर चली जाती है और भारी वर्षा कराती है। चक्रवात यदि ज़मीन पर आते हैं तो आंधी वर्षा लाते हैं और यदि समुद्र में आते हैं तो काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें लाती है जो काफ़ी ऊंचाई तक उठती जाती है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है। 9 नंबर के बाद अब 10 नंबर क्वेश्चन आएगा कि वर्षा कैसे होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आप कहेगा कि वर्षा जो होता है ना, वर्षा कैसे होती है ये बताना है, प्रकार ने बताना है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के तो पढ़ाइए दिए। तो कहिएगा ऊंचाई पर जलवाष्प के संघनन होने से वर्षा होती है। यह सदैव चलते रहने वाली प्रक्रिया है वर्षा, समझे न। और कहता कि पृथ्वी पर पानी पहुंचना फिर ताप प्राप्त होता है। पृथ्वी पर पानी पहुंचता है और ताप प्राप्त होता है, फिर पानी वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है जो संघनन होता है और वर्षा होती है। सदैव चलते रहने से इस प्रकार में को जल चक्र कहते हैं। आप समझिए कि वर्षा कैसे होता है। देखिए हमारे पृथ्वी पे समुद्र में हो गया, समझे ना, नहर में हो गया, पोखर में हो गया, सारी तरफ क्या रहता है, पानी रहता है, करता है पानी रहता है। यहाँ मान लीजिए ये सन है यानी सूर्य का प्रकाश है, क्या सूर्य का प्रकाश। आप सोचिएगा
कि सूर्य का प्रकाश जो मान लीजिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पर मान लीजिए गड्ढा है, इसमें क्या है पानी है। अब इस सूर्य के प्रकाश से क्या तो वर्षा जो होता है वो क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से समझे ना बाष्पीकरण होकर वो ऊपर जाता है, समझे ना, बाष्प के रूप में ऊपर जाता है और ऊपर क्या करता है बादल का निर्माण करता है, और बादल का निर्माण करता है। फिर बादल आपस में टकराने के बाद क्या होने लगता है वर्षा आने लगता है और ज़मीन पर क्या हो जाती है वर्षा हो जाती है। आपको पता होगा कि यह 3 प्रकार के होते हैं। वर्षा कितने प्रकार के होते हैं बाबू रे? 3 प्रकार के होते हैं, समझे ना। देखिए कौन कौन से वर्षा होते हैं। अब सबसे पहले होता है संवहनीय वर्षा, उसके बाद पर्वतीय वर्षा और उसके बाद चक्रवातीय वर्षा होती है। अब 11 नंबर क्वेश्चन कहता है अत्यधिक वर्षा से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आप कहिएगा अत्यधिक वर्षा से सबसे पहले तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में घर के घर ही नहीं बल्कि गांव के गांव भी बह जाते हैं। आदमी के साथ जीव जंतु भी ऊंचे स्थान की ओर भागते हैं। और देखिए क्या क्या होता है, कहता लगी लगाई फसल, यहाँ तक कि कभी कभी तो तैयार फसल भी बह जाती है। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को आदमियों के रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था में जुट जाना पड़ता है। अब कहता है कि हमें वर्षा जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए, हमें वर्षा जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए। देखिए आप क्या कहिएगा कि हमें वर्षा जल का संरक्षण इसीलिए करना चाहिए ताकि हमें सालों भर पानी मिल सके और इसे सुरक्षित रख सके। जल से पीने से लेकर सिंचाई तक का काम क्या हो सकता है वर्षा जल से हो सकता है। अब इस क्रियाकलाप है, समझे ना, ये कोई पढ़ने वाला नहीं है। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो आप हमारे चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए, समझे। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेट बढ़ते हैं और लाइक कमेंट जरूर करते रहिए, समझे ना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए, बेस्ट ऑफ लक।